हाय गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल, वेरी गुड इवनिंग अगर आप ये वीडियो शाम को देख रहे हैं, वेरी गुड मॉर्निंग अगर आप ये वीडियो रात को देख रहे हैं। आई होप यस आई एम प्रॉपर्ली ऑडिबल एंड आई एम प्रॉपर्ली विजिबल टू यू नाउ। आज का जो ये पूरा सेशन है इसको मैंने इसलिए प्लान किया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मुझे मैसेजेस आते रहते हैं टेलीग्राम पे, क्योंकि आप लोग को ऑलरेडी पता है, यू गाइज आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दिस फैक्ट कि मेरे टेलीग्राम पे DIY मेंस के क्वेश्चंस चल रहे हैं। अब DIY मेंस के क्वेश्चंस की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे आंसर्स या तो मुझे DM में मिलते हैं डायरेक्ट मैसेजेस के फॉर्मेट में, या फिर मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरे स्टूडेंट्स कनेक्ट करके मुझे अपने आंसर्स भेजते हैं या फिर उससे रिलेटेड सिनॉप्सिस चेक करवाते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, इट्स अ वेरी क्रिस्प एंड शॉर्ट सेशन जो कि बेसिकली एक सीरीज का ही पार्ट होगा, क्योंकि मैं डेफिनेटली आने वाले फ्यूचर में आप लोगों के लिए और भी ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा। सो मेरे जो DIY मेंस प्रेप टारगेट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस पे अभी तक टोटल 10 मैंने सेट्स दिए हैं जिसपे क्वेश्चंस पे आंसर्स लिखे हैं स्टूडेंट्स ने, एंड मैंने सिनॉप्सिस बताया है कि हाउ यू शुड बी राइटिंग योर मेंस आंसर, या आपको मेंस आंसर की प्रिपरेशन कैसे करनी है। बट इसके बावजूद कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रह जाते हैं या जिनका मेंस का प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं हो पाता। सो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में आते हैं कि अगर मेंस का कोई क्वेश्चन हमारे सामने है तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होगा। दूसरा, अगर मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो क्या हमारे लिए मेंस एग्जामिनेशन में आंसर्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट यानी स्टैंडर्ड वर्ड लिमिट, एक स्टैंडर्ड पैटर्न, एक स्टैंडर्ड सिनॉप्सिस क्या अगर हम हर आंसर में लगाएंगे तो क्या वो हमारे लिए सही होगा। क्या वर्ड लिमिट हमें पहले से प्री डिफाइंड रखनी चाहिए अपने दिमाग में किसी भी आंसर को लिखते हुए। नाउ द कैच विद दीज क्वेश्चंस इज इसका कोई भी एक एयरटाइट सिंपल स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है। सो व्हेनेवर यू आर राइटिंग अ मेंस आंसर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि स्टूडेंट्स का प्रिपरेशन कभी भी ऐसा होता ही नहीं है कि वो एक आंसर को प्रॉपरली, एक क्वेश्चन को प्रॉपरली एनालाइज करके उसका आंसर लिख पाए। आज के इस सेशन में मैं आइडियल फॉर्मेट आपको बताने वाला हूं फॉर द डायरेक्ट क्वेश्चंस। Now understand this. डायरेक्ट क्वेश्चंस आई एम वेरी श्योर आप लोग को खुद भी पता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, लेकिन इन डायरेक्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले या इन डायरेक्ट क्वेश्चंस को या किसी भी मेंस के एग्जामिनेशन पे बैठने से पहले आपके लिए जरूरी है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चंस ही नहीं और भी जो डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए भी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड रहें। एंड फॉर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू इंश्योर कि आपका मेंस का प्रिपरेशन सही हो। अब प्रॉब्लम यह है कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए हमारे पास यूनिवर्सल्स की बुक है, सिंघल्स की किताब है और भी दूसरे पब्लिकेशंस की बुक है जिसमें से हमें क्वेश्चंस मार्क करने होते हैं और आंसर्स हम लोग सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस कर लेते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की। बट मेजर प्रॉब्लम आती है मेंस एग्जामिनेशन में। वो क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें कैसे आपको हैंडल करना है, ये मैं डिफरेंट पार्ट्स में आपको बताऊंगा। आज हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। नाउ टू बिगिन विद दिस इज माय बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके बाद आगे चलते हैं। एक क्विक मैं स्नीक पीक दे दूं कि ये पूरा सेशन हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। एज आई सेड, दिस इज नॉट गोना बी अ वेरी लॉन्ग सेशन, दिस इज नॉट गोना बी समथिंग व्हिच इज टोटली एग्जॉस्टिव। This is a inclusive session which is based on the various types of answers which are submitted to me by my students. कई स्टूडेंट्स ने मुझे आंसर्स भेजे हैं, उन आंसर्स के बेसिस पे मैंने ये डिसाइड किया कि एक्चुअली आपको ये आंसर्स कैसे लिखने चाहिए और क्या कॉमन ऐसी मिस्टेक्स हैं जिसको आप जितना हो सके अवॉइड करोगे उतना आपके फेवर में ये वर्क करेगा। ठीक ना, टू बिगिन विद आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट में। सबसे पहले तो एवोल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस फॉर मेंस एग्जामिनेशन, जुडिशरी के मेंस एग्जामिनेशन में एवोल्यूशन क्या रहा है क्वेश्चंस का। अब देखो, इसको डिस्कस करने से पहले यह चीज भी समझना जरूरी है कि आपको भी मालूम है जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन 3 स्टेजेस में होता है। प्रीलिम्स इज जस्ट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, छलनी का काम करता है, ठीक, भीड़ को अलग करने का काम करता है सीधी भाषा में। इसके अलावा जो मेंस एग्जामिनेशन होता है, मेंस एग्जामिनेशन के साथ एक सीन ये है कि इफ यू आर नॉट वेरी थरोली प्रिपेयर्ड फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, आप प्री निकाल करके भी यूजलेस एफर्ट्स लगाओगे।
सो प्रॉब्लम यह है कि आप प्री के बाद मेंस का प्रिपरेशन नहीं कर सकते, आपको मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन हमेशा प्री से पहले करनी होती है। और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए 1.5 से 2 महीने का समय सफिशिएंट होता है। सो ये ध्यान रखना कि मेंस एग्जामिनेशन मेन इसीलिए होता है क्योंकि मेरिट उसी बेसिस पे डिसाइड होती है। और जिन भी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये गलतफहमी है कि हम पर्सनल इंटरव्यू में अपनी पर्सनालिटी से या हमारे वाक चातुर्य से कुछ ज्यादा अंक खींच लेंगे जिससे हम मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बना पाए, ऐसा नहीं होता है। इंटरव्यू से आप अपनी मेरिट में मुश्किल से 2 से 3 से 4 पोजीशन तक का एक जंप लगा पाते हैं, अदरवाइज पर्सनल इंटरव्यू राउंड में इससे ज्यादा चेंज नहीं होता। ज्यादा चेंज जो आता है वो पूरा का पूरा डिसाइड किया जाता है आपके मेंस एग्जामिनेशन के द्वारा। खैर, so talking about, we'll be discussing the evolution of the questions for mains examination। पहले कैसे आते थे, अब कैसे आने लगे। दूसरा, how to prepare comprehensive answers during your preparation। ये पहले जरूरी है। ये आपको लग रहा होगा कि मेंस राइटिंग में डायरेक्ट बहुत अच्छे से मैंने पूरा कोई टॉपिक पढ़ा हुआ है, मेंस एग्जामिनेशन में डायरेक्ट जाके छाप के आ जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। देयर इज अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी इन द डायरेक्शन ऑफ विच यू शुड बी वर्किंग इन ऑर्डर टू इंश्योर कि आप मेंस में अच्छा आंसर लिख के आओ। तो उसके लिए व्हाइल यू आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग, तब आपको आंसर कैसा लिखना है वो मैं बताऊंगा। तीसरी चीज, अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं तो उन डायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए एक प्रॉपर सिनॉप्सिस क्या होना चाहिए, आपको उन सिनॉप्सिस को फिल इन कैसे करना है, साथ साथ में हाउ टू हैंडल दीज क्वेश्चंस इन द मेंस एग्जामिनेशन। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक ना, टू बिगिन विद एवोल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस। अब देखो, प्राइमरली अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठा के देखेंगे तो प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुक्स में आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो जनरली डायरेक्ट क्वेश्चंस या फिर शॉर्ट नोट बेस्ड क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आते थे। मतलब पहले जो सवाल पूछे जाते थे, अगर आप 80s के पेपर उठा के देखेंगे या 90s के पेपर उठा के देखेंगे जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के, इट्स नॉट अबाउट दिल्ली, इट्स नॉट अबाउट हरियाणा, इट्स नॉट अबाउट एमपी, इट्स नॉट अबाउट उत्तर प्रदेश, लगभग 99% केसेस में यही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते थे। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चंस का मतलब होता है डायरेक्ट क्वेश्चंस, व्हाट इज रेस जुडिकेटा, या व्हाट इज रेस सब्जुडाइज, या व्हाट इज क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, या व्हाट इज मर्डर। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस होते थे। शॉर्ट नोट बेस्ड क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जाते थे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, या एक्सप्लेन इन ब्रीफ, या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन। उसके बाद से जब आप 90s से देखते हैं तो 90s से आपको मिलना शुरू होते हैं डिस्टिंक्शन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक, अच्छा, ये चीज ध्यान से समझना कि ये एवोल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि ये वाले क्वेश्चंस अब पूछे नहीं जाते, ये वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, लेकिन अब जो नया पैटर्न आया है वो इस पे बेस्ड है। ठीक, सो डिस्टिंक्शन बेस्ड क्वेश्चंस कि भाई बता दियो कि भैया प्रिपरेशन और अटेम्प्ट में फर्क क्या है, इंटेंशन और मोटिव में फर्क क्या है, रेस सब्जुडाइज और रेस जुडिकेटा में फर्क क्या है। दैट्स व्हाट इट वाज। क्रिटिकल एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं? क्रिटिकल एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस जनरली वो क्वेश्चंस होते हैं जिनके दो अलग अलग एरियाज होते हैं। जैसे कल मैं सीआरपीसी पढ़ा रहा था अपने स्टूडेंट्स को, अरेस्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रिटिकली एग्जामिन द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2008 एंड इट्स इफेक्ट ऑन द प्रोविजंस रिलेटेड टू अरेस्ट। अब ये क्रिटिकल एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस अब आपको नए आने लगे हैं, इसमें आपको अपने ओपिनियन का एक एंगल फिट इन करना पड़ता है। साथ साथ में आता है लेटेस्ट जो अब यूज होने लगा है पिछले 5 से 6 सालों में, जिसका नंबर ज्यादा बढ़ा है, दैट इज फैक्चुअल मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चंस। यानी कि वो सवाल जो कि किसी भी तरीके से एनालिटिकल नेचर के हैं। एनालिटिकल या फैक्चुअल मतलब होता है कि भाई एग्जाम्पल बेस्ड या इलस्ट्रेशन बेस्ड या किसी भी तरीके से फैक्ट बेस्ड, ये होते हैं आपके फैक्चुअल मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक, तो एवोल्यूशन ये है, लेकिन अभी भी ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं आपके मेंस एग्जामिनेशन में। अब इसको आंसर कैसे करना है, देखिए, आंसर से पहले ये समझो कि हाउ टू प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव आंसर ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। ध्यान से समझना, जब आप अपने जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब अभी अगर आप किसी एग्जामिनेशन के लिए अभी अपीयर नहीं होने वाले हैं एंड आप बेसिकली चाह रहे हैं ऐसी नोट मेकिंग जिसके थ्रू आप किसी भी आंसर को, किसी भी टाइप ऑफ क्वेश्चन को आंसर कर सके। मतलब आप जब नोट मेकिंग करेंगे तो आप हर टाइप के क्वेश्चन के लिए अलग अलग नोट मेकिंग नहीं करते। आपको जो नोट मेकिंग करनी होती है, आपको जो कॉम्प्रिहेंसिव आंसर्स प्रिपेयर करने होते हैं, यू हैव टू इंश्योर दैट योर नोट्स आर
pretty much sufficient, which is including all the types of questions and its features. How do you do that? आप इसको करोगे कैसे? सिंपल सा तरीका है. रूल नंबर 1, आप हमेशा एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट मेकिंग कीजिए. कॉम्प्रिहेंसिव नोट मेकिंग करने का मतलब है कि जब आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक को, मान लीजिए लेट्स से फॉर एग्जांपल हम अरेस्ट की ही बात कर लेते हैं. अगर मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है जो कि अरेस्ट से रिलेटेड नोट्स प्रिपेयर कर रहा है खुद से या किसी भी कोचिंग से या कैसे भी, ठीक, उसको अरेस्ट का नोट्स प्रिपेयर करते टाइम अरेस्ट से रिलेटेड डेफिनेशन वाला पॉइंट, ठीक, अरेस्ट और कस्टडी के बीच में डिफरेंस वाला पॉइंट, साथ में अरेस्ट से रिलेटेड अगर कोई फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है या इलस्ट्रेशन बन सकता है वो वाला पॉइंट, प्लस अरेस्ट के जितने भी, दिस गोज विदाउट सेइंग, अरेस्ट के जितने भी प्रोविजंस हैं उससे रिलेटेड आपको प्रॉपर नोट मेकिंग करनी होती है, ठीक. साथ साथ में आपको ऐड करने होते हैं अरेस्ट के केस लॉज. अब ध्यान से समझना कि आप इन्हीं चीजों को फिट इन कैसे करते हैं. जब आप अरेस्ट का डेफिनेशन और प्रोविजन स्टडी करते हैं अपनी नोट मेकिंग में, शॉर्ट में इसेंशियल्स फॉर्मेट में लिखते हैं कि भैया अरेस्ट यहां पे दी हुई है, कहीं डिफाइन नहीं की गई है, कॉग्निजेबल मामलों में यहां पे अरेस्ट प्रोवाइडेड है, इन तरीकों से अरेस्ट हो सकती है. इसेंशियल्स आपने एक बार लिख लिए तो डायरेक्ट क्वेश्चन का आपका काम हो गया. उसके बाद जब भी आप इलस्ट्रेशन इंक्लूड करते हैं या जब भी आप केस लॉ इंक्लूड करते हैं, दैट एड्स वैल्यू टू योर मेंस आंसर. नंबर 2. नंबर 3, जब भी आप डिफरेंस बेस्ड कोई भी नोट मेकिंग प्रिपेयर कर लेते हैं छोटे से शॉर्ट फॉर्मेट में, तो वो आपका डिफरेंस बेस्ड आंसर क्रिएट कर देता है. तीसरा, अगर आपने किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड अमेंडमेंट को स्टडी किया है तो वो अमेंडमेंट से स्टडी करने के बाद अगर आपने उस चीज को नोट मेकिंग के फॉर्मेट में अपने नोट्स में इंक्लूड किया है तो ये डेफिनेटली आपको हेल्प करता है क्रिटिकली एग्जामिन करने में किसी भी क्वेश्चन को. और लास्ट में आता है फैक्चुअल मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन, जिसके लिए आपकी हेल्प करते हैं इलस्ट्रेशंस, जिनको आप इंक्लूड करते हैं अपने नोट मेकिंग में. सो नोट मेकिंग हमेशा ऐसी की जाए जिसमें आप कॉम्प्रिहेंसिवली पूरे टॉपिक को डिस्कस करें. मतलब कभी भी नोट मेकिंग में किसी तरह की कटौती मत करना. अगर आप नोट मेकिंग में ये करोगे कि यार मैं नोट्स को नहीं लिखता हूं, ये तो मुझे याद ही है, वो जो चीज आपने लिखी हुई है वो आपको याद रह जाएगी. और जो आप ओवर कॉन्फिडेंस में ये सोच के बैठे हुए हो कि ये पॉइंट तो मुझे याद ही है, ये तो मैं एग्जाम में लिख ही दूंगा, आप सबसे पहले वही वाला पॉइंट भूलोगे. दिस इज अ बेसिक फंडा दैट वर्क्स फॉर एवरीबडी. सबके ऊपर सेम रूल एप्लीकेबल होता है, ठीक. तो ये ध्यान रखना कि पहले तो आपका जो नोट मेकिंग है वो कॉम्प्रिहेंसिव हो. दूसरे नंबर पे आ जाते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चंस होते क्या हैं. तो डायरेक्ट क्वेश्चंस एज यू ऑलरेडी नो, अगर सीधे सीधे आपसे पूछा गया है कि भैया इलैबोरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ, ठीक, इलैबोरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ या व्हाट इज, ठीक, ये सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट नेचर के माने जाते हैं, ठीक. यानी कि इसमें आपको ज्यादा दंड फंद लगाने की जरूरत नहीं है. यहां पे सीधे सीधे आपसे पूछ लिया गया है कि किस कॉन्सेप्ट को आपको आंसर करना है. So this is a direct question. You are already aware about how the direct question works. What is preparation? What is dacoity? What is murder? What is criminal misappropriation? What is bail? ठीक है, what is arrest? ये सब डायरेक्ट सवाल होते हैं, ठीक. इनके लिए एक आइडियल, अगर आप सिनॉप्सिस देखें कि आइडियल सिनॉप्सिस क्या होती है, so the ideal synopsis, note this down or take a screenshot of the same. The ideal synopsis is that you start with the introduction. इंट्रोडक्शन में हम ब्रॉडली सबसे पहले मान के चलते हैं कि इंट्रोडक्शन में व्यक्ति को इंक्लूड क्या क्या करना है. इंट्रोडक्शन में व्यक्ति को लिखने हैं सारे के सारे रेलेवेंट प्रोविजंस, ठीक. रेलेवेंट प्रोविजंस को कोट किया जाएगा. अगर कोई कनेक्टिंग प्रोविजंस हैं तो उनको इंक्लूड किया जाएगा. कनेक्टिंग प्रोविजंस का मतलब है किसी दूसरे स्टैट्यूट के कोई प्रोविजन अगर कनेक्ट होते हैं तो. तीसरे नंबर पे आपको इंक्लूड करना होता है कोई भी प्रिंसिपल अगर उस टॉपिक का है या फिर उससे रिलेटेड कोई भी मैक्सिम. आपके इंट्रोडक्शन में इससे ज्यादा और कोई चीज नहीं आती, ठीक. सो ये आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन है जिसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है. इसके बाद जो ये आइडियल सिनॉप्सिस फॉर डायरेक्ट क्वेश्चंस है, ये आइडियल सिनॉप्सिस का मतलब ये है कि आप ये फॉर्मेट किसी भी डायरेक्ट क्वेश्चन पे अप्लाई करोगे 100% वर्क करेगा, 100%. तो जो शुरू का पहला पैराग्राफ होगा ना इंट्रोडक्शन वाला, उसमें आप ये सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक.
जब भी क्रिटिकल एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा ना, जब भी क्रिटिकल एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, यही इंट्रोडक्शन का एक सेकेंड पैराग्राफ भी बन जाता है, जिसको हम लोग लिख देते हैं ऑब्जेक्ट या पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोविजन और पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट दैट इज बीइंग आस्क्ड इन द मेंस एग्जामिनेशन। ये जब आपने इंक्लूड कर दिया तो ये मान लिया जाएगा कि भाई ठीक है, एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन शुरू हो गया। वंस दैट इज स्टार्टेड, अब हम लोग सिनॉप्सिस को फिल इन करते हैं। सिनॉप्सिस को फिल इन करने का मतलब इंट्रोडक्शन भर दिया। अब बॉडी में आप क्या क्या इंक्लूड करोगे? डायरेक्ट क्वेश्चंस के केसेस। डायरेक्ट क्वेश्चंस के केसेस में बॉडी में ऑल यू हैव टू इंक्लूड द इसेंशियल ऑफ द कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसेंशियल्स ऑफ द कॉन्सेप्ट नंबर 1। नंबर 2, इसेंशियल्स के साथ साथ अगर उसके कुछ प्रोवाइजोज हैं या फिर अगर उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं तो ये आपको यहां पे इंक्लूड करने हैं। नंबर 2। नंबर 3 आप लिखिए, नंबर 3 को नोट डाउन कीजिए, इसको समझिए। इसेंशियल्स लिख लिए, प्रोवाइजोज एक्सेप्शंस लिख लिए। अब इलस्ट्रेशन आएगा। अगर उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का कोई इलस्ट्रेशन है तो वो इलस्ट्रेशन आएगा। इलस्ट्रेशन, और इलस्ट्रेशन के बाद आप लिखते हैं केस लॉज। दिस इज हाउ इट शुड बी। आपका एक आइडियल डायरेक्ट क्वेश्चन का फॉर्मेट। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब डिफरेंस बेस्ड सवाल नहीं है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन नहीं है, यहां पे आपसे किसी तरीके का फैक्ट नहीं पूछा जा रहा है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन के केस में योर बॉडी मस्ट इंक्लूड ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स। Number 1, essentials of that provision or essentials of that concept. Number 2 is going to be any of the exceptions or the provisos. Number 3 is any illustration and number 4 is the case laws if any. ठीक, इसके बाद लास्ट में आता है आप लोगों का कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू सम अप द एंटायर थिंग दैट यू हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड इन योर आंसर। जब आप सम अप करते हैं तो आपके लिए एक सिंपल सी ट्रिक मैं बता देता हूं। एक अच्छा कंक्लूजन लिखने का तरीका क्या होता है? अच्छा कंक्लूजन लिखने का मतलब है कि अगर आपने यहां पे कुछ भी गुड़ गोबर किया होगा और आपका कंक्लूजन अगर सही लिखा हुआ है तो कंक्लूजन को एग्जामिनर्स जो होते हैं वो जनरली पढ़ते हैं। इसको स्किप नहीं किया जाता क्योंकि कंक्लूजन से भी ये पता चल सकता है कि आपको कॉन्सेप्ट की कितनी समझ है। तो अगर आपको कंक्लूजन फिल करना है तो कंक्लूजन में कभी भी इंट्रोडक्शन का पार्ट यूज मत करना। गलती से भी कंक्लूजन में इंट्रोडक्शन का पार्ट यूज मत करना। मतलब आपको रेलेवेंट प्रोविजन या फिर कनेक्टिंग प्रोविजन या फिर प्रिंसिपल मैक्सिम यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिख रहे हो कंक्लूजन तो आप हमेशा इसेंशियल के बेसिस पे अपना कंक्लूजन लिख सकते हो एज इट इज। अगर आप ये पूरा का पूरा इसेंशियल या इसेंशियल के 2 से 3 लाइन, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट ऑफ इसेंशियल, अगर आप कंक्लूजन में 3 लाइन में लिख सकते हो और लिख देते हो तो ये बेसिक फंडामेंटल कंक्लूजन कहलाएगा आपके आंसर का। एंड दैट इज अ आइडियल वे टू राइट अ कंक्लूजन। इससे फायदा क्या है? इससे एक सिंपल सा फायदा यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपकी कॉपी चेक करते हैं, कोई भी एग्जामिनर है, चाहे वो पीएससी अधिकारी हैं, चाहे वो कोई ऐसे व्यक्ति है जैसे लेट्स से पीएससी की तरफ से कोई एक प्रोफेसर है, चाहे हाईकोर्ट की तरफ से कोई जज है, वो आपका कंक्लूजन जरूर पढ़ेंगे। अगर आपने कंक्लूजन ठीक ठीक लिखा है तो आपने अगर कुछ हल्का फुल्का कचरा यहां पे किया भी होगा ना, वो यहां पे आपका बच जाएगा, आपको सेव कर लेगा। दिस इज हाउ यू शुड एक्चुअली बी फिलिंग अप द सिनॉप्सिस ऑफ योर डायरेक्ट क्वेश्चन। सो फिर से देख लो, इंट्रोडक्शन, अगर क्रिटिकल एनालिसिस है तो इंट्रोडक्शन में ऑब्जेक्ट भी आएगा। नंबर 2, बॉडी में ये सारे एसेंशियल्स एंड इलस्ट्रेशंस, एक्सेप्शंस, प्रोवाइजो, इसी ऑर्डर में लिखना, ये परफेक्ट ऑर्डर है, यही आइडियल ऑर्डर फॉलो किया जाता है। और कंक्लूजन में यू हैव टू सम अप द एसेंशियल्स ऑफ द कॉन्सेप्ट। फिर अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं, हाउ टू हैंडल दीज क्वेश्चंस इन द मेंस एग्जामिनेशन। अब लोगों का सवाल ये आता है, मेजरली लोगों का सवाल ये आता है कि सर व्हाट इफ अगर एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया। मेंस एग्जामिनेशन में जिस तरीके से सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस पूछे जाते थे उस तरीके से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए तो हम क्या करेंगे? भैया ये तो बहुत बेसिक सा सवाल है। एमपी सिविल जज के मेंस एग्जामिनेशन में अभी तक आते थे कितने? 12 सवाल। इस बार जो एमपी सिविल जज का एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया 25-26 सितंबर को, उसमें क्या पूछ लिया गया भाई? उसमें पूछ लिए गए 20 सवाल। अब सवाल ये उठता है कि भाई
किसी भी तरीके से अगर मेंस एग्जामिनेशन में हमें इन क्वेश्चंस को, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो अभी अभी आपने देखे, उन्हें हैंडल करना पड़े या उन पे टाइम मैनेज करना पड़े तो कैसे करेंगे। एक सिंपल सा, बहुत सिंपल रूल यहां पे एप्लीकेबल होता है कि चाहे क्वेश्चन 12 आए, चाहे क्वेश्चन 20 आए, चाहे क्वेश्चन 10 आए, चाहे कितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन आए, आपकी मार्किंग कभी भी चेंज नहीं होती। ऐसा तो होगा नहीं कि आपको हाईकोर्ट ने या फिर पीएससी ने ये बोला कि भैया तुम्हारा जो मेंस एग्जामिनेशन का पेपर 1 है वो 150 नंबर का आएगा और अचानक से तुम्हें 3 घंटे में 200 नंबर का पेपर आ गया। ऐसा नहीं होता। मार्किंग तो सेम रहती है, आई मीन टोटल मार्किंग, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स सेम रहते हैं। टॉपिक वाइज या क्वेश्चन वाइज मार्किंग चेंज हो सकती है। उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करें? उसके लिए आपको सिर्फ एक रूल फॉलो करने की जरूरत है, एंड दैट रूल इज व्हाइल यू आर क्रिएटिंग, while you are making your complete notes, you must do just one simple thing. एक छोटी सी चीज कर लोगे, एक छोटी सी चीज कर लोगे ना, तुम्हारा पूरा काम हो जाएगा। यस, एक छोटी सी चीज कर लो, तुम्हारा पूरा काम हो जाएगा। दैट इज while you are creating the comprehensive notes, जो भी पॉइंट्स इसेंशियल्स हैं या जो भी एक्सेप्शंस या प्रोवाइजोज हैं, उनके आगे स्टार बना लो। बस बस कोई एक लैंडमार्क जजमेंट, उसके आगे स्टार बना लो। बस ये पॉइंटर्स में, नोट्स में स्टार बना लेने से ये हो जाएगा कि अगर मान लो कोई बड़ा क्वेश्चन छोटे मार्किंग के लिए आ गया, आपको इन पॉइंटर्स के अलावा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज द राइट वे टू मूव फर्दर विद सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। कई बार प्रीएम्बल का सवाल है भाई, अब प्रीएम्बल सबको रटा हुआ है तो जाहिर सी बात है प्रीएम्बल पे कितना भी बड़ा सवाल पूछ लो, हम तो 10 पेज भर सकते हैं। 10 पेज नहीं भरने, प्रीएम्बल से 2 नंबर का क्वेश्चन आया, अब क्या करोगे? 4 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, अब प्रीएम्बल रेस्ट्रिक्ट हो गया। रेस्ट्रिक्शन के केस में आपने जो नोट मेकिंग प्रॉपर की होगी ना, जब आपने स्टार्स प्रॉपरली रिएक्ट किए होंगे, बनाए होंगे कि भाई यहां पे ये चीज, यहां पे ये चीज, यहां पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप उतनी ही चीजें अगर लिख के आएंगे मेंस एग्जामिनेशन में, सबसे पहले बचेगा आपका टाइम, आप कंप्लीट कर पाओगे सारे क्वेश्चंस। वंस यू आर एबल टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस, 100% चांस है कि आपको इंटरव्यू कॉल होगा। और मैं एक सिंपल सी चीज बता देता हूं, बहुत सिंपल सा एक रूल बता देता हूं जिसके बारे में लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सर हमें सारे आंसर्स एक्सीलेंट लिखने हैं, वी हैव टू राइट ऑल द आंसर्स इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। दिस इज टोटल बकवास, कंप्लीट बकवास है। कोई अगर आपसे कहता है कि आपके मेंस एग्जामिनेशन के सारे आंसर्स अच्छे होने चाहिए, तो वो आपको गधा बना रहा है। सीधी सिंपल भाषा में वो आपको गधा बना रहा है, क्योंकि कभी भी मेंस एग्जामिनेशन आप दे के आओगे, यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड, नेवर एवर एवर बी सेटिस्फाइड। आप सारे एग्जामिनेशन के टॉपर्स को देख लो, उनसे मिलके बात कर लो, जिनकी रैंक 1 भी होगी ना उनके राज्य में, वो भी बोलेंगे कि भाई ये वाला जो मेरा पेपर था वो बिगड़ा था। बिगड़ने का मतलब क्या होता है? नॉट ऑल आंसर्स कैन बी एक्सीलेंट, यू जस्ट हैव टू राइट ऑल द आंसर्स एज गुड एज पॉसिबल, दैट्स इट। एक्सीलेंट आंसर लिखने का मतलब होता है कि तुम पूरा आंसर कॉम्प्रिहेंसिवली एक जगह पे कॉम्पैक्ट करके लिख पाओ, पूरे कॉन्सेप्ट को एक जगह पे लिख पाओ। ऐसा कभी नहीं होगा। सिंपल सा रूल है, यू हैव टू राइट ऑल द आंसर्स इन अ गुड वे, दैट्स इट। आप 10 सवालों में से या 15 सवालों में से या 20 सवालों में से अगर 10 क्वेश्चन एक्सीलेंट लिख के आते हैं और 10 क्वेश्चन पुअर लिख के आते हैं, तो आपको इंटरव्यू कॉल नहीं होगा। इट्स वेरी फ्रैंक एंड इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। आपको इंटरव्यू कॉल तब होगा जब आपके 20 के 20 सवाल गुड होंगे, गुड या एटलीस्ट अ बिट बेटर देन गुड। वो कैसे होगा उसका तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका, दैट इज इट। ठीक, आई होप आप लोग को ये पूरा सेशन अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद एवरीवन। और आप लोगों से मेरा एक सवाल है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आज मैंने लाइव चैट चालू नहीं रखा है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ये बताइएगा कि आपको सबसे ज्यादा किस टाइप के क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगते हैं आंसर करने में। सबसे ज्यादा आपको कौन से क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगते हैं आंसर करने में? मे इट बी डायरेक्ट क्वेश्चंस, मे इट बी क्रिटिकल एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस, मे इट बी डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस, मे इट बी एनालिटिकल या फैक्चुअल मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चंस। ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं ताकि इसके बेसिस पे मैं आपके लिए और बेहतर वीडियोस ला पाऊं,
और बेटर कंटेंट ला पाऊं, जस्ट सो दैट यू गेट अ गुड आइडिया कि मुझे हर टाइप के क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है। डू राइट दिस इन द कमेंट बॉक्स, मुझे लिख करके बताइएगा कि आपके लिए सबसे ज्यादा, आपको लगने वाले सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सवाल कौन से होते हैं। और दूसरा सवाल ये है, सेकेंड क्वेश्चन इज कि कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को आंसर करने में आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है, कौन से सब्जेक्ट को आंसर्स करने में आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, आप लोगों का श्योर शॉट है अभी 2 बजे से, तो ज्वाइन कर लेना। जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी पे जाना है, रजिस्टर करना है। आपको सबसे पहले होम स्क्रीन पे स्पेशल क्लासेस दिखेंगी, आपको सिलेक्ट करना है जुडिशरी सिलेक्ट करोगे, स्पेशल क्लासेस में मेरी क्लास दिखेगी, ये वाली जो मैं अभी 2 बजे से लेने वाला हूं। इसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आपसे की मांगी जाएगी, यू हैव टू यूज द की JW10 एंड यू विल गेट द कंप्लीट एक्सेस टू द स्पेशल क्लास। क्योंकि ये स्पेशल क्लास है, तो मैं यहां पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के क्रैश कोर्स के बाद जितने भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पे मैं सॉल्व करवाने वाला हूं। ठीक, सो डू ज्वाइन दैट, डू ज्वाइन माय टेलीग्राम हैंडल, क्योंकि इस पे बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, DIY मेंस के क्वेश्चंस हो रहे हैं और दूसरे करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस हो रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें रिलेटेड टू फैमिली लॉ में लाने वाला हूं। साथ साथ में मैं लाने वाला हूं प्रैक्टिस सेशंस, लाइव टेस्ट सीरीज, उसकी भी अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम हैंडल पे मिल जाएगी। डू ज्वाइन दैट, द हैंडल इज @Shubhamopadhyay_unacademy। ठीक भाई, ये चीज देख लेना, दिस इज अ फैंटास्टिक ऑफर गोइंग ऑन। इफ यू वांट टू जॉइन अनअकैडमी, बेस्ट टाइम है, क्योंकि आप 12 मंथ्स का परचेज करोगे, यू विल गेट एन extra 2 months. You can use the code JW10 in order to get a 10% discount as well. So ये JW10 आपको 10% डिस्काउंट दे देगा। एंड अगर अभी आप 8, 9 एंड 10 3 दिन में से कभी भी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो, यू विल बी गेटिंग 14 months एक्सटेंशन, या रादर 12 months का 2 month में एक्सटेंशन हो जाएगा, 14 महीने का हो जाएगा। ठीक, ये आपका पूरा का पूरा फी स्ट्रक्चर है। यूज द कोड दिस JW10, क्योंकि इस पे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इफ यू यूज द कोड। ठीक है, आगे चलते हैं। आई एम टीचिंग CRPC ऑन प्लस एंड आइकॉनिक्स, अगर आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। देयर यू गो भाई साहब, बहुत लोगों की डिमांड आ रही थी कि क्या UJST दोबारा हो जाएगा। यस, UJST दोबारा हो रहा है। इट इज टू बी कंडक्टेड ऑन 13 February 2022 11 बजे सेम टाइमिंग पे। तो अगर UJST के लिए रजिस्टर नहीं किया है तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे UJST के लिए रजिस्टर कर लो। ठीक, fair enough. So this is me, Shubham Upadhyay, signing off. I hope आपको ये पूरा सेशन पसंद आया। डू कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। मुझे ये भी बताइए, जो मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपको कौन सा लगता है क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। डू शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन, जो भी मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो भी जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दिस इज मी, शुभम उपाध्याय, साइनिंग ऑफ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन 2 to 3 minutes on the Unacademy platform for the 150+ short class of the Transfer of Property Act. ठीक है, so this is me, Shubham Upadhyay, signing off. टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, बेला चाओ एंड जय हिंद। ठीक है, बाय बाय।